स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश मीडियम के क्लास 12 के बच्चों के लिए वेक्टर टॉपिक के थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और कुछ बच्चों ने हमें सजेशन दिया कि सर समझाने के दौरान हिंदी लैंग्वेज का यूज करिए जिससे हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ठीक है, हम लोग हिंदी में ही समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया है, मीन्स वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर डिस्कस कर लिया है, मीन्स किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ये सब हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले लेक्चर का लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से पहले आप उस लेक्चर को समझिएगा और तब इस लेक्चर को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का ये जो पार्ट है आपका वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक लेक्चर को नहीं समझते हैं तो उसके आगे वाला लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा होता है। आगे चल के जब आप वेक्टर को खत्म करके और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक को पढ़ेंगे तो वेक्टर के हर सवाल को आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हर सवाल को आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक है आपका वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जी मेंस और जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलिए हम लोग आज के लेक्चर में अपने वेक्टर के थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, 2 वेक्टर को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को एक खास रूल के तहत ऐड किया जाता है और उस रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तब उसको हम लोग नोट करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे 2 तरीके का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पे दूसरा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। और अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि P पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो क्या इसको डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, क्या 7 न्यूटन हो जाएगा? नहीं, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक खास रूल के तहत इसको ऐड किया जाएगा और उसी रूल को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले आप उस रूल को समझिए। इस रूल के हिसाब से अगर 2 वेक्टर को आपको ऐड करना है तो दोनों वेक्टर को कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करके ड्रॉ करना होगा, दोनों का फिगर, कि एक वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है और दूसरे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाए। तो यहाँ देखिए 4 न्यूटन का जो फाइनल पॉइंट है वो ये है और 3 न्यूटन का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है। तो इसके लिए क्या रूल है कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये कोइंसाइड कर जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को ये करना होगा कि जो 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ है, इस 3 न्यूटन के फोर्स को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। जितना इसका लेंथ है इसके लेंथ को मेजर कर लेंगे और उतने ही लेंथ का यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका हो जाएगा। तो अगर ये 3 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी 3 न्यूटन का फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के लिए, 2 वेक्टर के इक्वल होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का वो लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये 3 न्यूटन का है और इतने ही लेंथ का वेक्टर अगर यहाँ ड्रॉ कर दिए तो ये भी 3 न्यूटन का हो गया। अब जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए, इस तरीके से आप ड्रॉ करिए। और पहले वाले का जो इनिशियल पॉइंट है उसको दूसरे वाले के फाइनल पॉइंट से आप मिलाइए। तो इस तरह से जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, यही जो है वो रिजल्टेंट देगा। तो इसका नाम दे दे रहा है A, इसका नाम दे दे रहा है B। तो PB जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट को शो करेगा। तो किसके रिजल्टेंट को, तो PA प्लस AB, PA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो अब PB का अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है
मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों को पीवी का लेंथ निकालना होगा। जो पीवी का लेंथ होगा वही वेक्टर पीवी का मैग्नीट्यूड देगा, और वेक्टर पीवी क्या है, तो दोनों का रिजल्टेंट। तो दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पीवी का लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हम लोग पीएबी ट्रायंगल से चलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल पीएबी। और पीएबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस हिसाब से पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीए का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस एबी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25। तो पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स यहाँ लगा वो कितना लगा 5 न्यूटन का लगा। तो ये रूल है, और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम लोग इस रूल को नोट कर लेते हैं, और तब एग्जांपल में फिर इसको समझिएगा। तो आइए जरा देखते हैं ये क्या है। तो द लॉ by which two vectors are added is called triangle law of vector addition। ठीक है, जिस रूल के द्वारा दो वेक्टर को ऐड किया जाता है वो कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जरा देख लेते हैं कि इस रूल के हिसाब से क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन ऑर्डर टू ऐड टू वेक्टर्स first of all draw two vectors in such a way that final point of one vector coincides with initial point of another vector। ठीक है, हम लोगों को दोनों वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि एक वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए। द लाइन सेगमेंट joining initial point of first vector to final point of second vector represents resultant of two vectors। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब जरा इसको हम लोग फिगर में ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है
और दूसरा एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वेक्टर ए का जो फाइनल पॉइंट है और वेक्टर बी के इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों कोइंसाइड कर जाए। तो वेक्टर ए का फाइनल पॉइंट ये है और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ये है, ये दोनों कोइंसाइड कर गया। अब वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट को वेक्टर बी के फाइनल पॉइंट से अगर हम लोग मिला देते हैं, यही जो लाइन सेगमेंट है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं ये ए बी सी, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी मीन्स ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का जो सम है वो ए सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि अगर आप ए बी से शुरू कर रहे हैं, ए बी, तो अगला बी से शुरू होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, और बी और बी कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्टेंट होगा वो ए सी हो जाएगा। मतलब ए यहाँ से और सी यहाँ से, तो ये ए सी हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कैसे लगेगा? तो कोई स्टूडेंट अगर बी से शुरू करता है तो वो लिखेगा बी सी, तो अगला फिर सी से शुरू करना पड़ेगा, तो बी सी प्लस सी है, बी सी प्लस सी इज इक्वल टू, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बी ए हो जाएगा, बी ए। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं सी से शुरू करूंगा, तो वो लिखेगा सी ए, तो सी ए। अगर कोई स्टूडेंट सी से शुरू करता है तो सी ए लिखेगा, तो अगला फिर ए से शुरू करना होगा, तो सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, ए से कैंसिल हो जाएगा, सी बी। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं ए से शुरू करूंगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोई बोलेगा नहीं मैं बी से ही शुरू करूंगा लेकिन मैं बी ए से शुरू करूंगा, यहाँ पे बी सी से था, वो बी सी से शुरू ना करके बी ए से शुरू करेगा, तो वो क्या लिखेगा बी ए, तो बी ए प्लस, अगर वो बी ए लिखता है तो प्लस फिर ए सी लिखना होगा, तो बी ए प्लस ए सी, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी सी। कोई स्टूडेंट सी से ही चलेगा लेकिन वो सी बी से शुरू करेगा, तो सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी ए। कोई स्टूडेंट ए से ही शुरू करेगा लेकिन वो ए सी से चलेगा, तो ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में हम लोग 6 तरीके से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। जहां पर जैसा यूज होगा सवाल के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, उसके हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इसको नोट करिए। चलिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था। आप याद करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहता था तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, कुछ कोऑर्डिनेट 1 1 2 3 कुछ भी होता था। वेक्टर में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, उसमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहेगा। मतलब जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, वो वेक्टर में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट का ही काम करेगा। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है, ठीक है, और O कहीं पर ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन से P को अगर आप मिला लीजिएगा तो ये जो वेक्टर बना OP, यही कहलाएगा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जब भी मेजर किया जाता है तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है।
तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। इफ P is a point and O is origin, then position vector of point P is vector OP। तो यहाँ पर P कोई पॉइंट है, O ऑरिजिन है, तो O से P को मिला देंगे, तो यही जो वेक्टर OP होगा, वेक्टर OP ये क्या देगा, ये देगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली मान लेते हैं कि Q पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट है, तो O से Q को अगर आप मिला दीजिएगा, ये जो वेक्टर OQ होगा, OQ ये क्या देगा, तो ये देगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं R पॉइंट यहाँ पर है, तो ऑरिजिन को आप R से मिला दीजिए, तो जो OR वेक्टर होगा वो क्या देगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। अब आप आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें क्या करेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P ना देके वेक्टर OP दे देगा, लिख देगा वेक्टर OP बराबर कुछ लिख देगा। तो आपको ये समझना होगा कि वेक्टर OP जो है वो क्या है, तो P का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं कि किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन of a vector in terms of position vectors। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि दो टॉप पॉइंट है A और B। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A and B are vector A and vector B respectively। क्या किया हम लोग, दो तो पॉइंट लिए A और B, और पॉइंट A के पोजीशन वेक्टर को हम लोग मान लिया वेक्टर A, और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर को मान लिए वेक्टर B। तो पोजीशन वेक्टर, जब भी पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा, क्योंकि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर निकलता है। तो मान लेते हैं कि O ऑरिजिन है। अब आप ये बताइए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A का क्या मतलब क्या होगा। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर माने है वेक्टर A, और पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर OA। ठीक है, तो वेक्टर OA मतलब क्या हुआ, वेक्टर OA मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A को आप क्या माने हैं, वेक्टर A। तो वेक्टर OA बराबर वेक्टर A हो गया। उसी तरह से पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या माने हैं, वेक्टर B, और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर OB। तो वेक्टर OB इज इक्वल टू हो जाएगा B। आप इसको मिला दीजिए, यहाँ देखिए। अब बताइए कि ये ट्रायंगल बन गया, तो अगर ये ट्रायंगल बन गया तो यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर हम O से चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OAB, OA प्लस, अगर हम O से चले तो OA प्लस, अब A से चलना होगा तो OA प्लस AB इज इक्वल टू, यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू OB हो जाएगा। अब बताइए कि वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या है, A प्लस AB को छोड़ दीजिए, और इज इक्वल टू वेक्टर OB इज इक्वल टू क्या है, B। तो यहाँ से AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू A उधर जाएगा, तो
ये हो जाएगा b माइनस ए। इसका मतलब कि ए बी वेक्टर बराबर वेक्टर b जो है वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ b है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b माइनस वेक्टर ए क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया, पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में हम लोग पीवी लिख रहे हैं। तो वेक्टर ए बी मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको याद कैसे रखना है, तो वेक्टर ए बी, इसमें लास्ट कौन कर रहा है, बी। तो अगर बी लास्ट कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले होगा, जो लास्ट करेगा वो पहले होगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको नोट करिए। चलिए सिमिलरली मान लेते हैं कि आर एस वेक्टर है। तो आर एस वेक्टर में लास्ट कौन कर रहा है, एस। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। मान लेते हैं पी क्यू वेक्टर है। तो पी क्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। देखिए पी क्यू में क्यू लास्ट कर रहा है तो यहाँ क्यू पहले हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसी तरह से हम लोग कोई किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको भी नोट करिए। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है। तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग i कैप से डिनोट करते हैं। i और इसके ऊपर कैप, ये कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर को। तो i कैप मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन किसके अलोंग है, x एक्सिस के। क्योंकि i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग j कैप से डिनोट करते हैं और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग k कैप से डिनोट करते हैं। तो इसको जरा हम नोट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर represented by I cap, J cap and K cap respectively। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग I कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको J कैप और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको K कैप से। अब आप ये बताइए कि 2 into I कैप का क्या मतलब हुआ। I कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब i कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1। और i कैप में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद करिए हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था। उसमें क्या था, तो वेक्टर ए अगर कोई वेक्टर है और x अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर ए में अगर x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वेक्टर ए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो उस हिसाब से बताइए कि 2 इंटू आई कैप, जो 2 इंटू आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mod 2
और इंटू आई कैप का मॉड 2 का वैल्यू 2 और आई कैप का जो मॉड है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 2 इंटू आई कैप का जो मॉड है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो 2 इंटू आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन किसके अलोंग है, तो आई कैप में हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं 2 से। अगर किसी भी वेक्टर में अगर हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो उसी वेक्टर के अलोंग होगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो उस वेक्टर के अपोजिट होगा। तो यहाँ 2i का जो डायरेक्शन है वो i के अलोंग ही हो जाएगा। i के अलोंग मतलब x एक्सिस के अलोंग। डायरेक्शन ऑफ 2i कैप इज along x एक्सिस। सिमिलरली मान लेते हैं 3j कैप है, j कैप में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3j कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। और 3j कैप का जो डायरेक्शन होगा, j कैप मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो इसका मतलब किसका डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डायरेक्शन भी y एक्सिस के अलोंग ही हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ 3j कैप इज along y एक्सिस। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग वेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि वेक्टर जो है वो इस रूप में लिखा हुआ रहता है i प्लस 2j माइनस k के रूप, या ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो किसी वेक्टर को i कैप, j कैप और k कैप के रूप में जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम लोग अब ये समझने जा रहे हैं कि कैसे किसी वेक्टर को इस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस थ्योरी को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट लेना होगा। उसमें किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का क्यों यूज हो रहा है ये जरा हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर और 3D इन दोनों को जोड़ा जाएगा, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को 3D के कॉन्सेप्ट से और 3D के कॉन्सेप्ट को वेक्टर के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये हम लोग को समझना होगा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग ये देखेंगे कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है और z कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो अभी तक आप लोग जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप पढ़ते आए थे तो उसमें जो भी पॉइंट आपका होता था, मान लेते हैं A, B, C, D, वो सारा पॉइंट एक प्लेन में होता था, XY प्लेन में, इसी बोर्ड में सारा पॉइंट होता था। लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो A, B, C, D पॉइंट यहाँ रहेगा और तीसरा पॉइंट यहाँ रहेगा, E पॉइंट बाहर आ जाएगा, ये बोर्ड से बाहर निकल गया, मतलब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम लोग को ये समझना है कि कोई भी पॉइंट अगर प्लेन से बाहर है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन होता है, y कोऑर्डिनेट कौन होता है और z कोऑर्डिनेट कौन होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। कौन कौन प्लेन है वो, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके घर के दीवार का जो कॉर्नर है, जो कोना है, उस कोने पे आप जाइए और उस कोने को देखिए तो वहाँ पर आपको तीनों प्लेन आपको नजर आ जाएगा। तो मैं जरा इसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये आपका जो है वो x एक्सिस हो गया, ये ऐसे आ गया और इनफाइनाइटली इधर जा रहा है x एक्सिस। ये वाला जो लाइन है ऐसे ऊपर की ओर, ये ऐसे चला गया y एक्सिस, और ये वाला लाइन जो है वो इधर से चला गया z एक्सिस।
तो ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये जो प्लेन आपका है, ये वाला प्लेन, वो किससे किससे मिलकर बना है? तो ये एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस से। तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, क्योंकि यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है। ये जो प्लेन है वो किससे किससे मिलकर बना है? तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन। और ये जो प्लेन है ये वाला, ये किससे किससे मिलकर बना है? तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये हो गया जेड एक्स प्लेन। तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। और वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कौन है? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड एक्स प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होता है, और जेड एक्स प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब तीनों प्लेन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो अब जरा ये देखिए कि यहाँ पर स्पेस में स्थित कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट बाहर है। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा, वाई कोऑर्डिनेट कौन होगा और जेड कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट आपका बाहर है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप वाई जेड प्लेन पर ड्रॉ करिएगा। पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई जेड प्लेन पे और इसका डिस्टेंस मेजर कर लिए। तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब यही पॉइंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जेड एक्स प्लेन पे और इसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लिए। जो इसका डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा और इसका जेड कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन पे और इसका डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके का लेते हैं। यहाँ ये देखिए, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर ये P पॉइंट बाहर है, तो इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए। कहाँ पर? ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन पे। तो इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देगा। इस पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए। ये कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन। तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जेड एक्स प्लेन पे, तो ये इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट दिया? ये दिया इसका वाई कोऑर्डिनेट। और इसी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट कौन होगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन पे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इसको ऐसे समझिए। यहाँ पर ये जो P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए। कहाँ पर? एक्स वाई प्लेन पर। इसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लिए इस पॉइंट का। तो यही पॉइंट जो है वो P पॉइंट का, यही जो लेंथ है वो P पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट दिया? तो वो दिया जेड कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट का तीनों कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट्स of a point in 3-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. In 3-dimensional geometry, coordinates of a point is obtained from 3 mutually perpendicular planes called XY plane, YZ plane and ZX plane। ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। उसका नाम क्या है? XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन। अब हम लोग ये देखते हैं कि X कोऑर्डिनेट कौन होता है, Y कोऑर्डिनेट कौन होता है और Z कोऑर्डिनेट कौन होता है। तो परपेंडिकुलर drawn from
पॉइंट P टू YZ प्लेन इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कोई भी पॉइंट P है तो पॉइंट P से YZ प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वो ड्रॉ किए वो किसके बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के बराबर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू ZX प्लेन is equal to y coordinate and perpendicular drawn from point P to XY plane is equal to Z coordinate of point P। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक फिगर हम लोग बनाते हैं बोर्ड पे, और इस फिगर से और हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पर ये P पॉइंट कोई बाहर है, ये P पॉइंट जो है वो बाहर है, और P पॉइंट से बाहर यहाँ पर है P पॉइंट से, और ये जो ये YZ प्लेन है, ये है XY प्लेन और ये है ZX प्लेन। तो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं YZ प्लेन पे। YZ प्लेन जो है वो इस तरीके का है, ऐसे ये ऐसे निकला हुआ है YZ प्लेन। तो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं YZ प्लेन पे, और इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं A। तो PA जो हुआ, PA ये कहलाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P, और यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ZX प्लेन पे, इसका नाम दिए B। तो ये PB जो है वो P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए XY प्लेन पे, इसका नाम दिए C। तो PC जो है वो Z कोऑर्डिनेट हो गया P का। इसके अलावे यहाँ से नाम दिए D E F। अब आप ये बताइए कि इस फिगर के हिसाब से PA जो है वो P का x कोऑर्डिनेट है, तो जो डिस्टेंस PA होगा वही डिस्टेंस OE होगा, और वही डिस्टेंस BD होगा, और वही डिस्टेंस CF होगा। इसका मतलब कि P का x कोऑर्डिनेट PA भी होगा, OE भी होगा, BD भी होगा और CF भी होगा। तो PA इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CF। ये सब किसके बराबर होगा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P। y कोऑर्डिनेट कौन होगा, तो PB। ये PB हो जाएगा, PB किसके बराबर होगा, OF के, और किसके बराबर होगा, AD के, और किसके बराबर होगा, CE के। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P। z कोऑर्डिनेट कौन होगा, PC। ये PC जो है वो किसके बराबर होगा, BE के, और ये किसके बराबर होगा, OD के, और ये किसके बराबर होगा, AF के, और ये सब z कोऑर्डिनेट ऑफ P के बराबर होगा। इसको नोट करिए। चलिए
और अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। मतलब जो आई जे के रूप में वेक्टर को लिखते हैं वो क्या है। तो हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर in terms of I, J, K, I कैप, J कैप एंड K कैप कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लिए x, y, z। चलिए इसको फिगर में ड्रॉ करिए, यहां से आइए। ये देखिए, ये ऑरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। अब P पॉइंट जो है वो यहां पर है, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने हैं x, y, z। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, B, C, D, E, F। अब आप ये बताइए कि P का x कोऑर्डिनेट क्या माने हैं x, और कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से P का x कोऑर्डिनेट कौन होता है PA। PA बराबर क्या सिर्फ PA ही x कोऑर्डिनेट होगा, OE भी होगा। OE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CF। ये सब किसके बराबर होगा, तो P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के, और P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने हैं x। P का y कोऑर्डिनेट कौन होगा PB, ये PB CE, COF इज इक्वल टू AD। ये सब किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर। P का z कोऑर्डिनेट कौन होगा PC, ये PC होगा इज इक्वल टू B इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू AF। ये सब किसके बराबर होगा, तो P पॉइंट के z कोऑर्डिनेट के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब आइए, अब आप ये बताइए कि OE का जो लेंथ है, OE का लेंथ वो कितना के बराबर है। यहां से देखिए OE का लेंथ है x, और OE का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, तो OE का डायरेक्शन है x एक्सिस के अलोंग। मतलब OE एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर OE एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन होता है, तो OE वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो OE का लेंथ होगा। तो OE का लेंथ कितना है x, मतलब OE वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा x, और OE वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा x एक्सिस के अलोंग। क्लियर हो गया। और अब आप ये बताइए कि x i कैप कैसा वेक्टर है। x i कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x है, क्योंकि x मल्टीप्लाई है i कैप से, और i कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो x इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा x, और x इंटू आई कैप का डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब कि x आई कैप जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x और डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग, और OE वेक्टर जो है वो भी एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x और डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब ये हुआ कि OE वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर। अब आप ये बताइए कि DB जो वेक्टर है, ये DB का लेंथ भी तो x ही है, और DB का डायरेक्शन है D से B की ओर। मतलब DB जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो DB का डायरेक्शन भी x एक्सिस के अलोंग हो गया। तो DB वेक्टर भी बराबर होगा OE बराबर DB इज इक्वल टू AP। AP वेक्टर इज इक्वल टू FC, और ये सब किसके बराबर होगा, x i कैप के, क्योंकि OE का मैग्नीट्यूड x, डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग, और x i कैप का भी मैग्नीट्यूड x, डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली OF का डायरेक्शन देखिए, OF का डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस के अलोंग, और OF का जो लेंथ है वो कितना है, देखिए कहीं होगा, OF का लेंथ है y, तो OF का मैग्नीट्यूड y और OF का डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब कि OF वेक्टर जो है वो y j कैप के बराबर होगा। तो OF वेक्टर इज इक्वल टू BP
बीपी का जो डायरेक्शन है वो भी वाई एक्सिस के अलोंग है और बीपी का जो लेंथ है वो भी वाई है, तो बीपी वेक्टर और ओए वेक्टर बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू सी वेक्टर। सी वेक्टर भी इक्वल होगा तो ओएफ इज इक्वल टू बीपी वेक्टर इज इक्वल टू ईसी वेक्टर, सी नहीं ईसी होगा, सी का डायरेक्शन तो नीचे आ जाएगा, ईसी, ई से सी की ओर ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू ईसी वेक्टर इज इक्वल टू यहां से ये डीए वेक्टर, ये सब किसके बराबर होगा, वाई जे कैप के, क्योंकि जितना भी वेक्टर है सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई है और डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली यहां से ये ओडी, तो ओडी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ओडी का लेंथ है जेड, तो ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जेड हो जाएगा और ओडी का डायरेक्शन किधर है, तो जेड एक्सिस की ओर, पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, तो ओडी वेक्टर और ईबी वेक्टर इज इक्वल टू सीपी वेक्टर इज इक्वल टू एफए वेक्टर, ये सब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड के कैप के बराबर। ये क्लियर हो गया। अब आइए यहां से इसको मिलाइए, फ्रॉम ट्रायंगल OBE, OBE ट्रायंगल में चलिए, OBE, इस OBE ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाइए, तो हम लोग OE से चल रहे हैं, OE वेक्टर प्लस अगला E से शुरू करेंगे, EB वेक्टर इज इक्वल टू OE प्लस EB इज इक्वल टू OB। तो अब आप ये बताइए कि OE वेक्टर कितना है, इधर खोजिए कहीं पर, OE वेक्टर है xi प्लस EB वेक्टर, देखिए यहां से देखिए EB वेक्टर जो है वो z के कैप के बराबर है, तो z के कैप इज इक्वल टू OB वेक्टर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब O से P को मिलाइए और अब चलिए फ्रॉम ट्रायंगल OPB में चलिए और यहां से चलिए OB प्लस BP, OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से OB देखिए OB प्लस BP, तो OB प्लस BP इज इक्वल टू OP हो जाएगा, OP। अब इसको पलट के लिखिए, तो OP वेक्टर को पहले लिख दीजिए, OP वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर के जगह पर यहां से यह है xi प्लस जेड के, xi कैप प्लस जेड के कैप, xi कैप प्लस जेड के कैप ये OB वेक्टर के बराबर है और प्लस BP वेक्टर, देखिए यहाँ BP वेक्टर है, यहाँ से ढूंढिए BP, देखिए BP वेक्टर जो है वो yj कैप के बराबर है, yj कैप। तो इसका मतलब कि OP वेक्टर जो है वो किस रूप का आ गया, xi प्लस yj प्लस जेड के, इसको नोट करिए। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर हो गया। देखिए क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हुआ कि आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने थे, x y z आप मान के चले थे, P कोई पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट आप मान के चले थे x y z, और ये क्या आ गया, वेक्टर OP बराबर xi प्लस yj प्लस जेड के, और वेक्टर OP क्या होता है, वेक्टर OP होता है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसका मतलब कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप। मतलब कोऑर्डिनेट का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन वेक्टर से आ गया। देखिए आप P का कोऑर्डिनेट माने थे और आ गया उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेट का रिलेशन पोजीशन वेक्टर से हो गया। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z दिया हुआ है, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, xi प्लस yj प्लस जेड के। तो इसको जरा हम नोट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ क्या आया, क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकला हम लोगों का, तो वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या आया था, xi प्लस yj को पलट पहले लिख देते हैं,
वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप ये बताइए कि वेक्टर ओपी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। इसको नोट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इट मीन्स इफ कोऑर्डिनेट्स of any point P is x, y, z, then position vector of point P is x I cap plus y j cap plus जेड के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग का हो गया कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप ये बताइए कि वेक्टर ओपी बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम लोगों को ओपी का लेंथ निकालना है, ओपी का लेंथ, तो ओपी का लेंथ क्या होगा, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोगों को ओपी का लेंथ निकालना होगा। तो अब मुझे नहीं पता है कि वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसी वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड मैं निकालने जा रहा हूँ। इसका मतलब कि वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ओपी का लेंथ निकालना होगा। अब आइए ओपी का लेंथ कैसे निकलेगा, तो आइए फ्रॉम ट्रायंगल ओबीई ट्रायंगल में चलिए, ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब आइए फ्रॉम ट्रायंगल OBE, अब आइए OBE ट्रायंगल को देखिए, OBE। तो OBE जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा ये जरा देख लेते हैं। तो ये जो OD आपका है, OD ये इस तरीके का है, जेड एक्सिस है। तो जब ये जेड एक्सिस है OD, तो ये OD जो है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि OD का एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल 90 डिग्री होगा। और ये OD जो है और ये B जो है वो OD के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है कि B भी ऐसे होगा, पैरेलल है तो ऐसे होगा। तो एक्स एक्सिस से B का बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ से जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर हो जाएगा। इसको पलट के लिखिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OE का वैल्यू x था तो x स्क्वायर प्लस B का जो वैल्यू था B वो z था, देखिए B जो है वो z है, तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया OB स्क्वायर। अब आइए फ्रॉम ट्रायंगल OPB, अब आइए OPB ट्रायंगल में, तो OPB ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो ये PB क्या है, ये PB जो है वो P पॉइंट से ZX प्लेन पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वही ना PB है। तो इसका मतलब कि PB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू Z एक्सिस। इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और BP का वैल्यू, BP का लेंथ जो है BP, ये लेंथ है y के बराबर, तो प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब कि OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये जो OP है वो क्या निकला, तो वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि वेक्टर OP का जो मैग्नीट्यूड है वो निकला रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में याद कर लेंगे, और आगे कहीं पे भी अगर एक्स आई प्लस वाई ए प्लस जेड के है तो इसका मॉड जो है वो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो ये आज ये वाला जो फॉर्मूला भी हम लोग डेराइव किए, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड कुछ और भी थ्योरी अभी बाकी है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस थ्योरी को मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।